प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ और किन परिस्थितियों में वापस लिया गया का अध्ययन किया था। आज हम विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, इस आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न सामाजिक समूहों के तहत हम संपन्न किसान, गरीब किसान, व्यवसायी वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग और औरतों के बारे में पढ़ेंगे। संपन्न किसानों ने आंदोलन में काफी सक्रियता दिखाई। बच्चों, 1929 में आई विश्व आर्थिक मंदी के कारण कृषि उत्पादों की मांग गिर गई, जिसके कारण निर्यात कम हो गया और कीमतें गिरने लगी। हालात ऐसे हो गए कि किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल हो गया था। इन संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगान कम करने के लिए भाग लिया। इन किसानों ने आंदोलन का समर्थन किया, अपने समुदाय के सदस्यों को इकट्ठा किया और अपने समुदाय के उन सदस्यों को बहिष्कृत किया जिसने इस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने बिना लगान कम कराए इस आंदोलन को वापस ले लिया, तो संपन्न किसान निराश हो गए, जिसके कारण 1932 में जब यह आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो इस वर्ग ने आंदोलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वहीं गरीब किसानों की क्या समस्याएं थी, आइए समझते हैं। संपन्न किसानों की तरह गरीब किसान भी मंदी की मार झेल रहे थे। मंदी बच्चों, विश्व आर्थिक मंदी। और हालात इतने बुरे हो गए थे कि पट्टे पर अर्थात किराए पर ली गई जमीन का किराया देने में ये लोग असमर्थ थे। गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन इसलिए कर रहे थे ताकि किराया माफ हो सके, लेकिन कांग्रेस इन गरीब किसानों के भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से बचती रही। कांग्रेस को डर था कि कहीं गरीब किसानों के समर्थन से अमीर किसान और जमींदार नाराज ना हो जाएं। ऐसे समय में गरीब किसानों ने रेडिकलवादियों का समर्थन हासिल किया। बच्चों, रेडिकलवादी कौन थे? ये उद्योगपति और जमींदारों के प्रभुत्व के खिलाफ थे और इसमें समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग शामिल थे। व्यवसायी वर्ग। इस समय व्यवसायी वर्ग काफी ताकतवर था। इस वर्ग ने अपने हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। यह वर्ग अंग्रेजों द्वारा व्यापार पर लगाई गई पाबंदियों का विरोधी था। इसके साथ ही यह वर्ग विदेश से आयातित वस्तुओं के खिलाफ सुरक्षा चाहता था ताकि भारतीय उद्योग फल फूल सके। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि विदेशी कपड़ों के आयात से भारतीय हथकरघा उद्योग काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि मशीनों से बने हुए आयातित कपड़े भारतीय हथकरघा उद्योग से सस्ते थे। इसके अलावा भारतीय व्यापारी रुपया और स्टर्लिंग के अनुपात में बदलाव चाहते थे आयात निर्यात के लिए, ताकि व्यापार में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। स्टर्लिंग बच्चों ब्रिटेन की मुद्रा थी। यह वर्ग आंदोलन से क्यों जुड़ा? क्योंकि व्यापार पर लगे ब्रिटिश सरकार की पाबंदियों को हटवाना चाहते थे और इस वर्ग की यह इच्छा थी कि उनका उद्योग बिना किसी बाधा के फल फूल सके। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक मदद भी दी थी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार भी किया था। लेकिन 1931 में गोलमेज सम्मेलन की विफलता से इस वर्ग का उत्साह ठंडा पड़ गया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग। बच्चों, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का वर्ग। इस वर्ग ने नागपुर को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। इस वर्ग की मुख्य समस्याएं थी कम वेतन मिलना और
काम करने की जगह की जो परिस्थितियां या वातावरण था उनका अच्छा न होना। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। इसी वर्ष छोटा नागपुर की 3 खानों में काम करने वाले मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार के अभियानों में हिस्सा लिया था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में गरीब किसानों की तरह ही मजदूरों की मांगों को समाहित करने से हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मजदूरों का साथ देने से उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। औरतों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग यानी धरना या प्रदर्शन जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर इत्यादि के भीतर जाने का रास्ता रोक दिया जाए। इसके अलावा महिलाएं जेल भी गई इस आंदोलन के दौरान। लेकिन औरतों की सामाजिक भूमिका में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। गांधी जी का मानना था कि औरतों का कर्तव्य घर की जिम्मेदारी ही संभालना है। कांग्रेस भी औरतों की प्रतीकात्मक उपस्थिति की ही समर्थक थी और औरतों को महत्वपूर्ण पद देने से हमेशा बचती रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं या लिमिटेशंस होते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यह आंदोलन विभिन्न सामाजिक समूहों, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, के समर्थन के बावजूद उतना सफल नहीं हो पाया। इसको मुख्य रूप से हम 2 सामाजिक समूहों के विश्लेषण के तहत पढ़ेंगे जिन्होंने इस आंदोलन के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। उसमें मुख्य रूप से शामिल है अछूत वर्ग और दूसरा है मुस्लिम वर्ग, याद रखना है। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, पर महात्मा गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना स्वराज का रास्ता मुश्किल है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने अछूतों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें समान अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह भी किया। ऊंची जातियों से इस बुराई को समाप्त करने की उन्होंने अपील की और आग्रह किया। लेकिन दलित नेता इस समाधान की बजाय राजनीतिक सशक्तिकरण चाहते थे। सशक्तिकरण का अर्थ होता है बच्चों कि राजनीतिक रूप से शक्तियां मिलना, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और अलग निर्वाचन अक्षेत्र वे चाहते थे, ताकि इन निर्वाचन अक्षेत्रों से केवल दलितों को ही चुनकर विधायी परिषदों में भेजा जा सके। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित रही। इसी के चलते डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन में दलितों को संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन अक्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का काफी वाद विवाद हुआ। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन अक्षेत्रों से समाज के एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। दलित वर्ग के अलावा मुस्लिम वर्ग ने भी आंदोलन में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं दिखाई। आपको याद होगा, असहयोग खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। आइए जानते हैं कैसे। पहला कारण था कांग्रेस का हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों से नजदीकियां बढ़ना। दूसरा कारण था
मुस्लिमों द्वारा केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों की मांग का न मानना। और तीसरा था बच्चों मुस्लिम बहुल प्रांत, यानी वे प्रांत जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा थी, बंगाल और पंजाब। मुस्लिम लोग आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे, उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया गया। इन कारणों से मुस्लिम कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहे थे, जिससे इन दोनों समुदायों में फासला बढ़ता गया। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवादियों द्वारा लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए किन चिन्हों और प्रतीकों को अपनाया गया। धन्यवाद।